क्रिस्टोफर नोलन ने जब अनाउंस किया था कि उनकी अगली फिल्म द ओडिसी होगी, तभी एक बात काफी क्लियर हो गई थी कि अगर दुनिया में कोई फिल्म मेकर इस लेजेंडरी ग्रीक एपिक को ग्रैंड स्केल के साथ इमोशनल डेप्थ भी दे सकता है तो वो सिर्फ नोलन ही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोलन ने सिर्फ होमर की स्टोरी अडैप्ट नहीं की, उन्होंने उसे अपने सिनेमा के लेंस से भी देखा है। और इसी वजह से द ओडिसी सिर्फ एक माइथोलॉजी फिल्म बनकर नहीं रह जाती, ये गिल्ट, सैक्रिफाइस, फैमिली और रिडेम्पशन की स्टोरी भी बन जाती है, बिल्कुल नोलन के बाकी आइकॉनिक फिल्म्स और कैरेक्टर्स की तरह। तो आइए बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी की, और ये भी बताएं कि क्यों आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स देखते आए हैं तो एक चीज आपने डेफिनेटली नोटिस की होगी, नोलन के हीरोज कभी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चाहे आप इंसेप्शन देख लीजिए, या आप इंटरस्टेलर देख लीजिए, या आप ओपेनहाइमर देख लीजिए, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन इमोशनली डीपली फ्लॉड भी दिखाए जाते हैं। और अपने इम्पॉसिबल जर्नीज की वजह से वो हमेशा उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। That means it's always their family. और ऑनेस्टली ओडिसियस ही इन सब कैरेक्टर्स का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट लगता है। मैट डेमन का ओडिसियस 10 साल तक सिर्फ एक चीज के लिए स्ट्रगल करता है, घर लौटने का, इथाका वापस जाना और अपनी वाइफ पेनेलोपी से मिलना। और ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नोलन के सिनेमा के डीएनए के साथ परफेक्टली मैच करता है। अब स्टोरी की बात करते हैं तो द ओडिसी होमर की लगभग 3000 साल पुरानी ग्रीक एपिक पोएम पर बेस्ड है, जिसे वेस्टर्न लिटरेचर की फाउंडेशन माना जाता है। लेकिन नोलन ने ओरिजिनल पोएम को पेज बाय पेज अडैप्ट करने की जगह एमिली विल्सन की अक्लेम 2017 ट्रांसलेशन को बेस बनाया है। और इंटरेस्टिंगली एमिली पहली वुमेन ट्रांसलेटर है जिन्होंने इस एपिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नोलन के अप्रोच भी काफी स्मार्ट है इस फिल्म में। वो हर एडवेंचर को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ उन मोमेंट्स को चूज करते हैं जो इमोशनली और सिनेमैटिकली सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से फिल्म का पेस टाइट रहता है और इमोशनल इम्पैक्ट कभी भी डाइल्यूट नहीं होता। जिसे साइक्लोप्स पॉलीफेमस वाला सीक्वेंस अगर आपको याद है, विच इज एब्सोल्युटली डन इन दैट फॉर्मेट। सरफेस लेवल पर ये एक मॉन्स्टर फाइट जैसा लग सकता है, लेकिन नोलन इस एनकाउंटर को वॉर के बाद इंसान के अंदर बच जाने वाली वायलेंस का रिफ्लेक्शन बना देते हैं। वैसे ही सर्सी वाला सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा अनफॉरगेटेबल रहता है। ओरिजिनल स्टोरी में वो सोल्जर्स को पिग्स में ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन नोलन इसे फैंटेसी नहीं, ऑलमोस्ट बॉडी हॉरर की तरह शूट करते हैं। दैट इज व्हाई द इंपैक्ट रिमेन्स इंडेलिबल। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी डिस्टर्बिंग और रियलिस्टिक लगती है कि सीक्वेंस काफी देर तक दिमाग से ही नहीं निकलता। लेकिन फिल्म का सबसे एड्रेनलिन पंपिंग मोमेंट कब आता है, चलिए बताते हैं। सरप्राइजिंगली द ओडिसी से नहीं आता है ये पर्टिकुलर मोमेंट। इनफैक्ट नोलन वर्जिल की एनियड से इंस्पिरेशन लेकर ट्रोजन हॉर्स सीक्वेंस रिक्रिएट करते हैं। और ऑनेस्टली ये सीक्वेंस ब्रेथ टेकिंग है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि टेंशन लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक या सीजीआई से क्रिएट नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर सीन में, बल्कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द साइलेंस, स्टिलनेस से क्रिएट हुआ है, प्रिसिशन से क्रिएट हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इमेजिन आप खुद ही कीजिए कि ओडिसियस और उसके सोल्जर्स कई दिन तक वुडन हॉर्स के अंदर बिना हिले बैठे हुए हैं। बाहर दुश्मन की सेना है, अंदर घुटन, फिल्थ और अनसर्टेनिटी है, और हर सेकेंड एंजाइटी बिल्ड ही हो रही होती है। ये पूरा सीक्वेंस देखते वक्त मुझे द डार्क नाइट के ओपनिंग बैंक रॉबरी सीन की याद आई, एंड आई एम श्योर यू वुड आल्सो रिमेंबर दैट। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर सेकेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से टेंशन और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है द ओडिसी के ट्रोजन वॉर हॉर्स के सीक्वेंस में। वैसे नोलन का एक और सिग्नेचर यहाँ काफी क्लियरली भी दिखाई पड़ता है। वो क्या है? इट्स प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग, मिनिमम सीजीआई, यस दैट्स व्हाट इट डिपेंड्स ऑन, और इसका इम्पैक्ट स्क्रीन पर नेक्स्ट लेवल काफी ज्यादा फील होता है। साइक्लोप्स हो या सर्से का डिस्टर्बिंग ट्रांसफॉर्मेशन,
प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और प्रोस्थेटिक्स सब कुछ इनक्रेडिबली बिलीवेबल बना देते हैं। और ऑनेस्टली फिल्म का सबसे बड़ा विजुअल अचीवमेंट सिर्फ क्रिएचर्स नहीं है इस फिल्म में, बल्कि नेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, स्पेशली समुंदर। होयत वैन होयतमा की ब्रेथ टेकिंग 70 mm सिनेमाटोग्राफी सी को सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बनाती है, उसे एक कैरेक्टर बना देती है। कभी ब्यूटीफुल लगता है, कभी टेरिफाइंग लगता है, पर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। पोसीडन के कंट्रोल में ये समुंदर एक डिवाइन फोर्स लगता है। उनके जाले में भी हर फ्रेम लोनलीनेस और डेंजर से भरा हुआ फील होता है। हर वेव ऐसा फील कराती है जैसे ओडिसियस अपने घर से एक और साल दूर चले गए हों। और ये एटमॉस्फेयर अपने पीक पर तब पहुंचता है जब ओडिसियस अंडरवर्ल्ड एंटर करता है। विजुअली इट इज माइंड ब्लोइंग। ये नोलन के करियर के मोस्ट अनफॉरगेटेबल सीक्वेंसेस में से एक है। और ये एटमॉस्फेयर अपने पीक पर तब पहुंचता है जब ओडिसियस अंडरवर्ल्ड एंटर करता है। विजुअली इट इज अ स्टनिंग मोमेंट। ये नोलन के करियर के मोस्ट अनफॉरगेटेबल सीक्वेंसेस में से एक है। यहाँ फॉलन वॉरियर्स के स्पिरिट्स एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस में भटक रही होती हैं और बिना डायलॉग हैवी फिलॉसफी के फिल्म का एक पावरफुल पॉइंट कह जाती हैं। कभी कभी सबसे बड़ी ट्रेजेडी मारना नहीं होती है, बल्कि ये समझना होता है कि जिस ग्लोरी के लिए तुमने ये सब कुछ सैक्रिफाइस किया उसकी असली कीमत शायद कुछ भी नहीं थी। इस बीच इथाका में भी लाइफ रुकती नहीं है। टेलेमाकस अपने फादर को प्रॉपरली जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हीरो की तरह मानता है। टॉम हॉलैंड इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को काफी सिंसियरिटी के साथ पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन अगर सपोर्टिंग कास्ट में किसी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है तो वो है एनी हैथवे। क्लियरली शी इज द विनर। पेनेलोपी के रोल में वो सिर्फ वेट करने वाली वाइफ नहीं दिखाई गई हैं, वो रूलर भी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और इमोशनली इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी हैं। रॉबर्ट पैटिंसन एंटोनियस के रोल में परफेक्टली स्लाइमी और मैनिपुलेटिव लगते हैं और जब फाइनली पेनेलोपी और ओडिसियस सामने आते हैं तो एनी हैथवे सिर्फ एक्सप्रेशन से सालों की लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन और साइलेंट एंगर फील करा देती हैं। मैट डेमन भी ओडिसियस के रोल में आउटस्टैंडिंग है। ये कैरेक्टर हीरोइक ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है, पर ये बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं है। उसका सबसे बड़ा एनिमी कोई मॉन्स्टर या गॉड नहीं है, बल्कि उसका खुद का प्राइड है। अथीना बार बार उन्हें वार्निंग्स देती है, लेकिन वो ईगो की वजह से उन्हें इग्नोर करता जाता है और इसी वजह से कई ट्रेजेडीज एक्चुअली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फील होती हैं। फिल्म बार बार रिमाइंड करती है कि हीरो और विलन के बीच की लाइन कभी कभी सिर्फ एक डिसीजन की ही होती है। टॉम हॉलैंड भी अपना बेस्ट रोमांटिक परफॉर्मेंस देते हैं इस फिल्म में, लेकिन वेटरन कास्ट के बीच वो थोड़े ओवरशैडो हो जाते हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने अपने रोल्स में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और फिल्म के वर्ल्ड बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। लेट्स कम नाउ टू द फाइनल वर्डिक्ट। एंड में द ओडिसी सिर्फ एक ग्रैंड माइथोलॉजी एडवेंचर बनकर नहीं रह जाती। क्रिस्टोफर नोलन होमर की टाइमलेस स्टोरी का यूज हीरोइज्म, ऑनर और वॉर जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। यहाँ ट्रोजन वॉर किसी ग्लोरियस विक्ट्री की तरह नहीं है, बल्कि ईगो और प्राइड से पैदा हुई एक डेविस्टेटिंग ट्रेजेडी की तरह दिखाई गई है। और जब फिल्म खत्म हो जाती है तब आप रियलाइज करते हैं कि नोलन माइथोलॉजी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो उसके पीछे छुपे पेन, सैक्रिफाइस और इमोशनल स्कार्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसी वजह से द ओडिसी सिर्फ होमर की स्टोरी का अडैप्शन नहीं लगती, बल्कि क्रिस्टोफर नोलन की सबसे पर्सनल और इमोशनली रेजोनेंट फिल्म में से एक बच जाती है। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। परफॉर्मेंसेस थी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, थीम्स थे, या ऑफ कोर्स द डिफरेंट वेज दैट द डायरेक्टर हैज टेकन टू पुट फॉर द मैसेज। आपका ओपिनियन इस फिल्म के बारे में क्या है, जरूर हमें लिख के आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, इस फिल्म को मैं देती हूँ 4 स्टार्स।